Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में इसको बोलते हैं समान सिविल संहिता, लेकिन मैंने इसको लिखा है समान नागरिक संहिता, सिविल संहिता नहीं। ये भी हम जानेंगे कि मैं इसको नागरिक संहिता क्यों कह रहा हूँ। लेकिन पहले जाने कि ये समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली है क्या। पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की दोस्तों बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 यानी कि भाग 4 और भाग 4 के अनुच्छेद 44 में दिया है। अनुच्छेद 44 को तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा डीपीएसपी, क्योंकि ये बात उठती है अक्सर कि अगर ये डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना ही था तो ये आपका 1950 में क्यों नहीं किया, इसको डीपीएसपी में क्यों रखा, और डीपीएसपी में अगर रखा है तो इसको अभी क्यों लागू करना। पहले भी कर सकते थे या आगे भी कर सकते थे। वाई कि अभी करना है, आगे भी तो हो सकता था, ये बात उठती है। तो आइए पहले इसको थोड़ा सा मैं बताऊं आपको कि ये जो डीपीएसपी है इसका नेचर क्या है, थोड़ा सा जान जाएंगे तो इस विषय को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा बच्चों। डीपीएसपी लिखा है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि ये बात क्लियर होगी तभी आप ये समझेंगे कि इसको लागू करना क्यों जरूरी है और क्यों लागू करना है। क्या इसको हम टाल सकते हैं या मना कर सकते हैं, हाँ या ना, इस बात को समझते हैं। हम जब डीपीएसपी की बात करते हैं तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में आपका डीपीएसपी दिया है। 36 में तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आप लोग पढ़े होंगे सब लोग डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ये वही है जो आर्टिकल 12 में है। इसमें लिखा है जो आर्टिकल 12 में है, इसमें हमें मतलब नहीं है। आर्टिकल अगर हम 37 को देखते हैं तो 37 ये कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य इन दर्शन का पालन करे। ये डीपीएसपी के बारे में कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जो राज्य है वो इन दर्शन का पालन करे। दर्शन कौन से दर्शन, 3 दर्शन का हम याद करें, उदारवादी, गांधीवादी और आपका समाजवादी। ये 3 दर्शन की बात हो रही है, यानी कि हम उदारवादी तत्वों को शामिल करेंगे, हम गांधीवादी तत्वों को शामिल करेंगे, समाजवादी तत्वों को शामिल करेंगे। यानी कि अगर हम डीपीएसपी को देखें तो इन तीनों ही विचारधाराओं का प्रभाव डीपीएसपी के ऊपर है। अगर हम इसमें 3 विचारधारा की बात करते हैं, पहली तो बात ये हमारा नेचर ऑफ स्टेट भी दिखाता है कि हमारे देश का नेचर क्या है, यानी कि हमारे कंट्री का नेचर क्या है। डीपीएसपी की अगर हम बात करते हैं और डीपीएसपी में आर्टिकल 44 की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 44 एक लिबरल प्रिंसिपल है, यानी कि उदारवादी क्या है, सिद्धांत है। ये समाजवादी तो कतई नहीं। गांधीवादी दोस्तों आपका थोड़ा बहुत गांधीवाद का प्रभाव देखने को मिलेगा। हम ये भी कह सकते हैं मूलतः उदारवादी लेकिन गांधीवादी प्रभाव भी है। देखिए दोस्तों, जब हम समाजवादी तत्वों की बात करते हैं तो समाजवाद तो आप जानते हैं, यूसीसी कहते हैं, ये बात तो दिमाग में आ ही रही है कि कुछ धर्म रिलेटेड मैटर है, समान सिविल संहिता, ये तो हम जान ही रहे हैं। और फिर आपका मैं कह रहा हूँ नागरिक संहिता, मैं उस पर भी आऊँगा। तो समाजवादी जो बातें हैं, समाजवाद एक तरीके से धर्म को नकारता है। हालांकि समाजवाद के 2 शाखाएं मेन रूप से हैं, एक तो फैबियन समाजवादी और एक मार्क्सवादी जो होते हैं वो भी समाजवादी हैं। मार्क्सवाद तो एक सिरे से नकार देता है,
मार्क्सवाद तो ये कहता है कि धर्म जो है वो एक अफीम की भांति है, यानी रिलीजन लाइक ए ओपियम, कि ये अमीरों के द्वारा गरीबों को चखाया हुआ नशा है जिसमें गरीब जो है उलझे रहते हैं। ये कहते हैं मार्क्स। इसलिए आप देखेंगे जितने कम्युनिस्ट कंट्री हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे यूएसएसआर हो, चाहे आपका कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो क्यूबा हो, ये सब धर्म का विरोध करते हैं, सब धर्म का विरोध करते हैं। तो वहीं जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी के धर्म के बारे में थोड़ा विचार बेटा डिफरेंट है। और यहाँ पर हम थोड़ा बात भी एक दिन एक लेक्चर में स्पेशल आपका एक लेक्चर लूँगा पंथ निरपेक्ष के ऊपर, क्योंकि आप देखते होंगे भारत में ये भी एक विवाद का विषय है, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, कि क्या वाकई में भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। क्योंकि जब हम वेस्ट की पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं तो वहाँ पंथ निरपेक्षता का आशय ये लिया जाता है कि धर्म की राज्य से पर्याप्त दूरी, जबकि हमारे यहाँ पर क्या लिया जाता है कि धर्म की राज्य से पर्याप्त दूरी चल ही नहीं सकती, साथ चल सकते हैं, क्योंकि गांधी बोलते थे कि धर्म तोड़ता नहीं, धर्म जो है वो जोड़ता है। तो जो तोड़ेगा नहीं, और राज्य और धार्मिक गतिविधि बोथ आर गोइंग टुगेदर, हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि फ्रांस हमसे सीखे। मेंस में क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आया है कि जो पंथ निरपेक्षता है फ्रांस की, वो भारत से सीख सकता है, भारत उसको बता सकता है। और अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री विजिट करने गए, कहाँ पर आपका, फ्रांस, तो उन्होंने वहाँ स्पीच में बोला, इस स्पीच में क्या बोला, स्पीच में यही बात बोली कि इंडिया जो है मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी है, यानी कि भारत जो है वो विविधता का एक मॉडल है। किसी को विविधता जाननी है कि इतनी डाइवर्सिटी रहती कैसे एक साथ है, आओ हमारे देश में, है ना, कभी तो गुजारो हमारे कुछ दिन हमारे भारत में, कि आओ हमारे देश में आओ। तो बात ये साहब कि गांधीवादी, तो गांधीवादी भी कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। उदारवादी, तो समाजवादी तो बेटा क्या हो गए, विरोधी हो गए। हालांकि मैं समाजवादी में भी आपको बता दूं कि जो ओपीएम की बात हो रही है, हमारा समाजवाद अलग है। हम लोग मार्क्सवादी समाजवाद की बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं किसकी, फैबियन समाजवाद की। फैबियन समाजवाद कहिए, विकासात्मक समाजवाद कहिए, या इसको एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोलिए, बात एक ही है। यहाँ पर नेहरू या जो फैबियन समाजवादी थिंकर हैं वो इस बात को मानते हैं कि समानता लाने के लिए जरूर नहीं कि आप क्रांति करें, क्योंकि मार्क्सवादी तो कह रहे हैं खूनी क्रांति, कि आपको क्या करना होगा, खूनी क्रांति करनी होगी, आपको ब्लडी रिवॉल्यूशन करना होगा, कि आपको रिबेलियन करना होगा, आपको क्रांति करनी होगी, ये मार्क्सवादी बोल रहे हैं। लेकिन जो फैबियन समाजवादी वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया शांतिपूर्ण तरीके से भी, संवैधानिक तरीके से भी प्रगतिशील करारोपण से आ सकती है। ये जनरल से मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, लेकिन इसका ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो हम एक लेक्चर में अलग से पूरी चर्चा कर लेंगे इंडियन सोशलिज्म के बारे में। तो गांधीवादी धर्म के साथ लेके चलने की बात करते हैं, और उदारवादी कहते हैं कि धर्म और राजनीति अगर हम बात करें तो उदारवादी प्रिंसिपल यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी, तो लिबरल डेमोक्रेसी जब सेकुलर की बात करती है तो वो धर्म से पर्याप्त दूरी की बात करते हैं। तो रियलिटी में जो सेकुलर वर्ड है वो उदारवादी लोग यूज़ करते हैं, और उदारवादी कहेंगे कि जब सब धर्म से पर्याप्त दूरी रखनी है तो सभी के लिए एक जैसा क्या होना चाहिए, रूल भी होना चाहिए, एक जैसे नियम भी होने चाहिए। एक तो बात बताने की ये थी कि भाई उदारवादी तत्व है यानी कि लिबरल है, क्योंकि लिबरल ये कहते हैं कि सभी धर्मों के साथ एक सा व्यवहार भी हो और धर्म से पर्याप्त दूरी भी हो। लेकिन हमारे यहाँ पर उदारवाद और गांधीवाद दोनों का मिक्सचर है, और ये भी थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन बनता भी है कि हमारा सेकुलरिज्म वाकई में सेकुलरिज्म है, जिस तरह के सेकुलरिज्म की बात वेस्ट कर रहा है तो वैसा है या नहीं, ये हम एक अलग से लेक्चर में इस पर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई इसको लागू करना बाध्यकारी है क्या, लागू करना बाध्यकारी है, क्योंकि डीपीएसपी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो डीपीएसपी के बारे में कहा गया है कि ये जनता का आज्ञा पत्र है, जनता का आज्ञा पत्र है। और क्या करना है,
जनता आज्ञा दे रही है, जनता निर्देश दे रही है। जैसे आर्टिकल 37 में क्या कहा गया कि राज्य इन दर्शन का पालन करे, यानी कि दैट इज ए डायरेक्शन, दैट इज निर्देश। ये एक आदेश तो नहीं लेकिन निर्देश के जैसे हैं कि आपको पालन करें। वो आदेश कौन दे रही है? जनता दे रही है। जनता क्यों दे रही है? क्योंकि जनता की प्रतिनिधि सभा, जनता की जो प्रतिनिधि सभा है, यानी कि जनता की जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो वो संविधान सभा है, संविधान सभा ये कह रही है, जब संविधान बना रही है, और प्रेम्बल की फर्स्ट और लास्ट लाइन में क्या लिख रही है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इस बात को बोल रही है या नहीं बोल रही है? और वो ये लास्ट में क्या बोल रहे हैं? इस संविधान को अंगीकृत, एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्माप्रित करते हैं। बोलो हाँ या ना? तो यानी कि जनता ने संविधान बनाया और उसी संविधान के आर्टिकल 37 में लिखा कि राज्य इन दर्शन का पालन करे। तो राज्य के ऊपर क्या हो गया? एक तरह से मैंडेट हो गया। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये, मैं इसमें जिक्र करूंगा BN राव का, हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव। BN राव का कहना यह था कि जो लोग होते हैं, यानी कि जो सिटीजन्स होते हैं, उनके अधिकार दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ द राइट्स। एक तो वाद योग्य, यानी कि जस्टेबल, और दूसरा आपका जो वाद योग्य नहीं है, यानी कि नॉन जस्टेबल है, वाद योग्य नहीं है। इनमें का जो वाद योग्य है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आपको नहीं मिलता आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू। लेकिन वाद योग्य नहीं है कौन? आपके DPSP। इनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट इनके लिए नहीं जा सकते, मना कर दिया गया। हैं अधिकारी, BN राव कह रहे हैं अधिकारी, तो इसका मतलब समान सिविल संहिता लाना एक राइट्स की तरह है। जो अस्तित्व फंडामेंटल राइट्स का है वही अस्तित्व DPSP का है, अकॉर्डिंग टू BN राव। और BN राव कौन थे? आपके संवैधानिक सलाहकार। खुद अंबेडकर जी कहना यह था कि जितनी भूमिका मेरी है संविधान को बनाने में, उतनी ही भूमिका BN राव की भी है। इसका श्रेय संविधान सभा में कहते भी हैं कि संविधान निर्माण का सारा श्रेय मुझे नहीं, अगर BN राव न होते तो शायद ये संविधान न बनता। तो जब वो व्यक्ति जो संविधान निर्माताओं में अग्रणी भूमिका में थे, यानी कि अंबेडकर जी, BN राव, इन लोगों का अगर नाम नहीं लेंगे, इनको नहीं समझेंगे क्या संविधान बनाना चाहते थे, तो अधूरापन हो जाएगा। इनसे पूछा भी गया, क्योंकि अब उस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है दोस्तों। इनसे पूछा गया कि आपने इनको वाद योग्य क्यों नहीं बनाया, आपने इनको वाद योग्य क्यों नहीं बनाया? तो इसका जवाब दिया BN राव ने, क्या कहा कि देखिए क्या है कि हम इन्हें वाद योग्य इसलिए नहीं बना रहे, उसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन है राइट्स जैसे राज्य की ड्यूटी होगी, कर्तव्य होगा, इनको पालन करना है। पहले वो वजह बता देता हूँ। वजह क्या बताई उन्होंने कहा कि तो हमारा देश बहुत व्यापक है और व्यापकता के साथ विविधता बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है। यानी कि एक व्यापक तो है ही, लेकिन साथ में क्या, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब ऐसी डाइवर्सिटी होगी, ऐसी व्यापकता होगी, तो बड़ा मुश्किल है ऐसे में सारे DPSP को एक साथ लागू कर देना, एक साथ वो सारे अधिकार जनता को दे देना। क्यों? अब हम देखें बहुत सारे DPSP जो हैं समय के साथ साथ क्या होते रहे बेटा, आपके संविधान का हिस्सा बने तो रहे, लागू उनको समय के साथ किया गया। जैसे पंचायत, भाई 92 में 74वां संविधान संशोधन पास हुआ, लागू हुआ 93 में। लेकिन ऐसा थोड़ी था कि पंचायत के लिए सरकार सीरियस नहीं थी। आप देखते हैं 2 अक्टूबर 1959 को पंचायतें क्या हुई बेटा, आपका लागू की गई है ना राजस्थान में, फिर आपका और स्टेट्स में भी लागू हुई, लेकिन शुरुआत आपका नागौर से आपकी प्रारंभ हुई। तो पंचायत भी ऐसे लाई गई। तो कहा कि ये क्या है, राज्य की व्यापकता, विविधता, जिसको हम एक साथ नहीं कर सकते, धीरे धीरे करेंगे अकॉर्डिंग टू। बहुत सारे अधिकार ऐसे लागू हुए। उन्होंने और बहुत सारी वजह बताई कि संसाधनों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है।
हालांकि उसका यहाँ पे मतलब नहीं है ना। संसाधनों की कमी, फिर कहा कि राज्य को अति भार से बचाना, राज्य को अति भार से बचाना, तो बहुत सारे इश्यूज बताए, लेकिन मेनली क्या था, डाइवर्सिटी, कि इस डाइवर्सिटी को एक साथ नहीं बांध पाएंगे, धीरे धीरे प्रयास करना है। तो उसी में दोस्तों आर्टिकल 44 है। तो मेन डेट कहने का भाव यह है कि BN राव का भी कहना यह था कि DPSP लागू करना राज्य का कर्तव्य है, और आर्टिकल 44 भी राज्य का कर्तव्य है। राज्य से कहते हैं ना, पल्ला नहीं झाड़ सकता कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है, करना पड़ेगा। जैसे पंचायत लागू की है ऐसे ये भी लागू करनी पड़ेगी। तो ये तो बात हुई दोस्तों आपकी, हमारी किसकी बात हुई, DPSP की बातें हुई। जब हमारी DPSP की बातें हो गई, अब हम दोस्तों बात करेंगे किसके बारे में, हमने DPSP में दोस्तों बात की, आर्टिकल 44 के बारे में बात की। अब मैं थोड़ा सा बेटा आगे चलता हूँ, इससे आगे हम चलने का प्रयास करते हैं। अब जब मैं DPSP में तो बात कर रहा था, तो आर्टिकल 44 को देखते हैं कि आर्टिकल 44 क्या बोलता है। आर्टिकल 44 ये कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करने का, लाने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 54 में राज्य को जिम्मेदारी दी गई कि आपको भैया क्या करना है, सभी के लिए समान सिविल संहिता लानी है। जब हम समान सिविल संहिता की दोस्तों बात करते हैं, तो समान सिविल संहिता का मतलब क्या है। हमारे यहाँ जो मैटर्स होते हैं, जो केस होते हैं, मामले होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिमिनल मैटर और एक होते हैं आपके सिविल मैटर। एक तो क्रिमिनल मैटर, एक आपके हुए सिविल मैटर। क्रिमिनल मैटर में तो क्या है दोस्तों, जैसे आप CRPC, IPC इन सब की बात करते हैं, सबके लिए एक सा कानून है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से संबंधित हो, सबके लिए एक सा कानून। ये भी एक तर्क दिया जाता है कि भाई जब सिविल मैटर वो साहब का, क्रिमिनल मैटर में जब एक सा लॉ है, तो क्या आपत्ति है सिविल मैटर में एक जैसा लॉ लाने में। जब यहाँ पर समान है तो वहाँ भी समान होना चाहिए। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक बात करते हैं कि हम इस नॉर्म से चलेंगे, तो फिर सभी में वही बात मान्य होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो फिर दूसरे में भी सेम बात लागू होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि जब क्रिमिनल में सेम है तो यहाँ भी सेम हो सकते हैं। अब जब हम सिविल मैटर की बात करते हैं, तो सिविल मैटर में दोस्तों आपके क्या दो मैटर होते हैं, एक तो पब्लिक और एक पर्सनल। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं इसको सिविल नहीं बल्कि नागरिक संहिता कहूंगा, समान नागरिक संहिता। क्योंकि सिविल में तो बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जो सार्वजनिक मैटर हैं, पब्लिक मैटर हैं, वो क्या है आपका ऑलरेडी ही क्या है दोस्तों, इसका पार्ट है। अब देखिए मैं बहुत सारे कानून का आपको बताता हूँ बात। हम साक्ष्य अधिनियम की बात करें, एविडेंस एक्ट की बात करें, इसमें चाहे किसी भी रिलीजन का व्यक्ति हो, सभी के लिए एक सा कानून है। हम भागीदारी अधिनियम की बात करें, पार्टनरशिप एक्ट की बात करें, इसमें भी सभी के लिए एक सा कानून है। हम संपत्ति हस्तांतरण की बात करें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें, इसमें भी सबके लिए एक सा कानून है। हम माल बिक्री अधिनियम की बात करें, यानी कि सेल ऑफ गुड एक्ट की बात करें, इसमें भी दोस्तों क्या आपका एक जैसा कानून है। नागरिक प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसेसिंग, उसकी बात करें, उसमें भी एक जैसा कानून है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें बात करें, उसमें भी एक जैसा कानून है। तो सामाजिक रूप से यानी कि जो सार्वजनिक सिविल के वो जो सार्वजनिक मैटर हैं, उसमें एक सा कानून है। तो इसको अगर हम सिविल कहेंगे तो सिविल में ये तो आ जाएगा फिर, और जब ये आएगा तो फिर हम इसको कैसे कह पाएंगे सिविल मैटर। क्लियर? एक्चुअली में ये तो समान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सभी के लिए एक सा कानून है। दिक्कत है बच्चों यहाँ पर पर्सनल लॉ। इन पर्सनल लॉ में भी ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं एक बात ये देख रहा हूँ, ये बात बोली भी जाती है, आप देख भी रहे होंगे कि सबकी परंपराएं एक जैसी हो जाएंगी, सबके कस्टम ऐसे जैसे हो जाएंगे, सबके जो रिचुअल्स हो वो जैसे हो जाएंगे। नहीं, इसका मतलब कदापि भी ये नहीं है, मतलब आप कदाचित भी ये नहीं है कि सबकी परंपराएं एक जैसी हो जाएंगी। इसको समझने का प्रयास करना है, क्यों नहीं है इसका मतलब। कॉमन सेंस की बात है, कोई ये भी नहीं कि कोई कानून ऐसा कह रहा है। कानून कब आता है मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। पहले समझिए, यहाँ पर तीन मैटर को लेकर मेनली बात हो रही है। एक तो शादी विवाह,
शादी, तलाक की बात, विरासत यानी कि हमारा सक्सेसर कौन होगा, प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, और तीसरा दोस्तों क्या था आपका, गोद। इस तरह के जो मैटर हैं इनमें क्या होना, एक तरह से यूनिफिकेशन होना। एक चीज और आप समझिए पहले, देखिए दोस्तों, राज्य और व्यक्ति ये दोनों यूनिट्स हैं, ये आपस में इंटरेक्शंस भी करते हैं। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए है। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें कही जाती हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। भाई राज्य किसके लिए, राज्य की जिम्मेदारी है हर व्यक्ति के वेलफेयर की जिम्मेदारी ले, हर व्यक्ति का वेलफेयर करे। राज्य हर व्यक्ति पर इंडिविजुअली सबके लिए काम कर रहा है। व्यक्ति भी जिम्मेदारी करते हुए बनता है कि वो राज्य के व्यवस्था के संचालन में राज्य की मदद करे, राज्य की हेल्प करे। ये भी जिम्मेदारी किसकी है, आपकी, व्यक्ति की जिम्मेदारी है। राज्य जो है व्यक्ति के कभी भी पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होता कि आप घर में क्या कर रहे हैं। और ख़ासतौर से मैं इंडियन स्टेट की बात करूं, क्योंकि चीन में तो उस तरह का भी क्या बहुत सारी दिक्कत हो जाती है कि वो पर्सनल मैटर तक में इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारी जब पर्सनल लाइफ, जिसको हम व्यक्तिगत जीवन में बात करते हैं, वो अगर किसी और के जीवन से जुड़ी होती है और किसी और के जीवन के साथ डिस्प्यूट होने से किसी भी व्यक्ति के शोषण की ओर क्या होती है, बढ़ जाती है, या किसी के साथ भी इनजस्टिस होता है, तो तब राज्य वहां पर एंट्री करता है कि नहीं भाई, मैं प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की जिम्मेदारी ले रहा हूं, लोक कल्याण की जिम्मेदारी ले रहा हूं। और जब मैं प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की जिम्मेदारी ले रहा हूं, तो जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उसके वेलफेयर की जिम्मेदारी भी तो मेरी थी। बोलो हाँ या ना। ये कौन बोल रहा है, तो सबका स्टेट बोल रहा है। तो स्टेट तभी इन्वॉल्व होगा जब किसी व्यक्ति के साथ इनजस्टिस होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पर्सनल मैटर नहीं, राज्य तो कोशिश करता है। राज्य तो ये कहता है कि मामला हमारे तक आए भी नहीं। आप देखेंगे, मान लीजिए किसी को तलाक लेना है तो कोर्ट पहुंच गए, तो कोर्ट एकदम तलाक नहीं देता, कहता है भाई थोड़ा कोशिश तो करो, शादी किए थे ना तो कुछ सोच समझ के किए थे ना, घोड़ी वोड़ी चढ़े थे ना, पूरा ढोल बजाए थे ना कि आज मेरे यार की शादी, मुझे कोई रोको ना। तो वो जो आपने किया था, माहौल जो बनाया था, तो सोच समझ के गए थे ना, खर्चा किया, डायमंड रिंग खरीदी, अच्छी ड्रेस की शादी करे हो, तो निभा के देखो ना, कोशिश तो करो। तुम तलाक लेने के लिए आगे 6 महीना हुए नहीं, तो कोर्ट जल्दी कोशिश नहीं करता डाइवोर्स देने की। तोड़ना आसान है, साथ चलना मुश्किल है। तो साथ चलकर तो देखो। और बहुत सारी व्यवस्थाएं पारिवारिक अदालतें बना रखी हैं, आपके साथ बैठ के आप समझौता वाली कोर्ट बना रखी हैं। राज्य तो कोशिश करता है कि भाई साथ मिलके चल लो, क्यों करना, राज्य कोशिश ही करता है। राज्य पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अगर वो आपके पर्सनल मैटर, जिसको आप सो कॉल्ड पर्सनल कह रहे हो, वो दूसरे की लाइफ को दिक्कत करता है, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, ये मेरे अपने प्रत्यक्ष मैंने देखे उदाहरण है, किसी और की बात नहीं। और खुद अगर आप, जब ट्रिपल तलाक का इशू चल रहा था, तो उसकी पूरी डिबेट को अगर आप देख लेंगे, तो वहां भी इस तरह के मैटर्स आए थे बहुत सारे। पर मैंने खुद इसको देखा भी है कि किसी व्यक्ति ने एक महिला को तलाक दिया, ट्रिपल तलाक जिसको उन्होंने बोला। अब ट्रिपल तलाक जब दिया और उस महिला को घर के बाहर खड़ा कर दिया, ट्रिपल तलाक देने के बाद वो महिला गई, कहाँ जाए, अपने परिवार गई, जो मायका था वहाँ गई। मायके का सिनेरियो बदल चुका है पूरा। क्यों बदल चुका है, वहाँ भाई भाई वगैरह से शादी हो चुकी है, घर के में भाभी आ चुकी है। मतलब एक सिनेरियो, भाई 20-30 साल आप रह लें, 2-3 बच्चे साथ में हैं, 10 साल 15 साल शादी को हो गई। ऐसे भी केस हैं शादी के 40-50 साल बाद लोग उन्हें तलाक दे रहे हैं। तो वहाँ सब बदल चुका है। पढ़ी लिखी वो महिला है नहीं, जीवन यापन कैसे करे। उस बंदे ने मेहर की रकम तक नहीं दी है, मिसयूज किया। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि धर्म के सही गलत, आप देखें कि लोग चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं। जिस तरह के जो प्रोविजंस होते हैं उनका नहीं, उसको मिसयूज करते हैं।
मेहर की रकम भी नहीं दी। अब मैं उस पर जा रहा हूँ, मैं वो ट्रिपल तलाक, मेहर की रकम क्या है, चांदी पर, ये सब वो विषय नहीं है, मैं उस पर आ रहा हूँ बस समझाने के लिए कि विषय है क्या। तो अब उस महिला को कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। ये बात निश्चित है कि अब जीवन संघर्ष में ही होगा, और संघर्ष से दिक्कत नहीं, जीवन सबका संघर्ष में ही है। उन बच्चों का जीवन सफर करेगा, और राज्य कह रहा है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की जिम्मेदारी लेता हूं, मैं हर व्यक्ति को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार दे रहा हूं। आर्टिकल 21 कह रहा है राइट टू लाइफ विद द डिग्निटी, गरिमा के साथ जीने का अधिकार। अब उस महिला की जो डिग्निटी वो खत्म कर दी। आर्टिकल 15 कह रहा है कि भारत में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और यहां भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो नहीं भाई, अब राज्य इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। राज्य कब इन्वॉल्व हुआ कि जब आपके व्यक्तिगत मैटर से आपने क्या किया, किसी के जीवन को नरक बनाने को मजबूर कर दिया, तब स्टेट इन्वॉल्व हुआ। तो मीन डैट स्टेट हमारे पर्सनल मैटर में नहीं आता। लेकिन अब ये देखिए, आपका चाहे शादी तलाक का मैंने आपको मैटर बताया, विरासत का देख लीजिए भाई, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारी बेटा क्या बनाई, परंपराएं बनाई हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि आपको पता होगा कि जैसे सावन के दिनों में कोतली जाती है घरों पर, है ना, रक्षाबंधन होता है, भैया दूज होता है, फिर जब बहनें बड़ी हो जाती हैं उनके बच्चे को भात भरा जाता है। मतलब ये ऐसी कुछ बहुत सारे क्या थे, कस्टम थे कि इनके माध्यम से क्या होता था कि जो लड़की के पिता की जो संपत्ति है, दादा की जो संपत्ति है, उसमें से भाई वगैरह पूरे जीवन कुछ ना कुछ देते रहते थे। तो जिससे बहन और भाइयों का प्यार भी रहता था और एक परंपरा चलती थी। लेकिन अब भाई ने ऐसा करना बंद कर दिया। बहन के अंदर भी लालच, क्योंकि भारतीय समाज में अब पैसे की वैल्यू बढ़ गई है, पहले इतनी वैल्यू नहीं थी, तो उसके अंदर भी एक लालच उत्पन्न हुआ है। उसने दावे करने शुरू कर दिए, लाओ भैया मेरी प्रॉपर्टी, जो दादा की प्रॉपर्टी है, पिता की नहीं तो दादा की प्रॉपर्टी में तो हिस्सा बनेगा, वो मेरे को दो। इस तरह की चीज़ें शुरू हुई। तो तब ऐसे कानून की जरूरत है, ऐसी गोद को लेकर बात करें। तो जो इस तरह के मैटर हैं जहाँ पर केवल आपका व्यक्तिगत नहीं, कहीं ना कहीं अब जब आपका संपत्ति का मैटर होगा, डिस्प्यूट हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं। राज्य तो कहता है भाई घर में बैठो, सुलझा लो मैटर को, हमारे पास आना ही ना पड़े। लेकिन हो सकता है कोई भाई देने को मना कर दे, बहन लड़ने को उतारू हो जाए, तो इश्यूज होंगे, तब राज्य इन्वॉल्व होगा। अब जब राज्य इन्वॉल्व होगा तो राज्य के लिए चाहिए एक सा लॉ होना चाहिए, एक सा कानून होना चाहिए, उसको लेकर डिबेट है। गेट माय पॉइंट। अब बात यह है, ये तो मैंने बताया आपको कि यहां पर अब जब हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो मैंने कहा कि जो 3 मैटर हैं, अभी हमारे यहां पर क्या है, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग क्या है, पर्सनल लॉ हैं। जैसे हिंदू हम बात करें, हिंदू में सिख, जैन और बौद्ध। हालांकि ये हिंदू शब्द पे लोग कई बार आपत्ति भी करते हैं कि हिंदू शब्द नहीं होना चाहिए, और बात सही भी लगती है। अब मैं हालांकि इस शब्द पे जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक अलग बहस की ओर चली जाएगी। लेकिन हिंदू एक क्षेत्र में रहने वाले, और ये मान सकते हैं कि जो भारत भूमि पर पैदा हुए धर्म हैं, जिनकी मान्यताओं में आपको काफ़ी समानता देखने को मिलेगी, काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अंतर तो है जब ये अलग अलग रिलीजन है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, काफ़ी मान्यताएं आपको सिमिलर मिलेगी। तो उनमें दोस्तों आपको देखेगा, उसके लिए एक कानून है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो ये सभी के लिए एक कानून लागू होता है। फिर शरिया लॉ 1937, ये मुस्लिम कम्युनिटी के लागू होता है। यानी कि जो शरीयत लॉ है 1937, ये केवल और केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दोस्तों क्या होता है, लागू होता है। फिर क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872, ईसाई विवाह अधिनियम 1872, ये क्रिश्चियन के लिए लागू होता है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, ये पारसी के लिए लागू होता है। ज्यूस के लिए बेटा कोई एक्ट नहीं है, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करके क्या करते हैं, जो ज्यूस हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपना शादी विवाह इस तरह के जो मैटर है, पर्सनल लॉ हैं, वो मेंटेन होते हैं, वो इश्यूज होते हैं। भारत में ये तो बहुत ही माइनर कम्युनिटी है, ये भी बहुत माइनर कम्युनिटी है, बहुत ही लाखों में संख्या भी नहीं है, लाखों करीब संख्या है। क्रिश्चियनिटी को लेके बहुत बड़ा नंबर नहीं है भारत में, माइनॉरिटी इतना बड़ा माइनॉरिटी ग्रुप नहीं है। रियलिटी में माइनॉरिटी देखा जाए तो यही सब माइनॉरिटीज हैं। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो एक बड़ी माइनॉरिटी है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है। अब आम तौर से जो लोगों का इंटरेक्शन होता है वो
हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी से ही इंटरेक्शन होता है। आम पब्लिक क्या समझती है कि बस यूसीसी मतलब यानी कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको ख़त्म कर देना। आम पब्लिक में ये धारणा बनी हुई है, जनरल प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है, जनरल बात ऐसी चलती हैं। एक तो रीजन ये, रीजन क्या है कि इनको लेकर एक तो विवाद बहुत माइनॉरिटी वाली बात है। दूसरी बात क्या है कि चाहे तुम पारसी लॉ की बात करो या कृष्ण की बात करो, इन्होंने इसके अकॉर्डिंग क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। यानी कि जैसा पहला जो 1872 का कानून था वो कानून तो जू का तू है, लेकिन मॉडिफाई इस तरह से करके, यानी कि चला इस तरह से रहे हैं जैसे हिंदू विवाह अधिनियम। बहुत कम अंतर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत विरासत को लेकर उसमें देखने को मिलेगा, लेकिन शादी विवाह में उस प्रकार की चीज़ें नहीं, 4 शादी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं, इस तरह आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं अंतर जानना चाह रहा हूँ कि विषय ये नहीं है। तो कहने की बात यह है, सबसे ज़्यादा भारत में जो चर्चा मिलेगा या विवाद मिलेगा इसी शरीयत लॉ को लेकर, शरिया कानून को लेकर, कि भाई ये अलग कानून नहीं। और जब समान सिविल संहिता आएगी, यानी कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता आएगी, तो ये फिर सभी के लिए पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे, तब एक लॉ होगा। हालांकि उस लॉ पर भी विवाद है कि वो लॉ कैसा होगा। उसका उत्तर इतना सही है कि लॉ मुझे जो लगता है वो हिंदू विवाह अधिनियम नहीं होगा, ये हो सकता है भारतीय विवाह अधिनियम। एक नया लॉ बनेगा, ये भी खत्म हो जाएंगे, इन सबको मिला के एक नया लॉ बनेगा भारतीय विवाह अधिनियम। कुछ ऐसा बनाएंगे, नाम भी देंगे हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नाम नहीं होगा, वो भारतीय कुछ होगा। चलिए वो भविष्य की बात है, होगा तब देखेंगे। चलिए ये तो मैंने आपको पर्सनल लॉ की बात कही। कुछ इसके फेवर में भी हैं, कुछ इसके विपक्ष में भी हैं। ब्रिटिश के टाइम में दोस्तों अगर हम बात करें, यानी कि ब्रिटिश के इरा में बात करें, जब हम ब्रिटिश इरा की बात करें तो ब्रिटिश ने भी 1835 से ही नीति बना ली थी कि हम दोनों को क्या करेंगे, हिंदू मुस्लिम को अलग अलग लेकर चलेंगे, एक साथ कंसीडर नहीं करेंगे। फूट डालो राज करो की भी एक नीति बोल सकते हैं, वो भी एक है ना, डिवाइड एंड रूल की बात भी कर सकते हैं। दूसरा बात यह भी थी कि ये माना जाता है कि भाई हिंदुओं में रिफॉर्म करना थोड़ा आसान था, क्योंकि हिंदू में थोड़ा सा क्या ना ऑर्थोडॉक्स नहीं है ज़्यादा। ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि एक तरह से उतना ज़्यादा क्या है आपका नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी क्या है मान्यताएं हैं। जो रिलीजन सब हम यूज़ करते हैं, मजहब जिसको हम लोग बोलते हैं, मजहब तब कहा जाता है, इसको रिलीजन कहते हैं, कि जहाँ पर एक क्या हो, आपकी पुस्तक हो, एक गॉड हो, एक साथ धार्मिक क्रियाकलाप हो, और एक कोई पवित्र स्थान हो। जैसे हम बोले भाई क्रिश्चियनिटी में बात करें, बाइबल हो गई, गॉड हो गए, है ना, स्थान हो गया आपका जेरूसलम हो गया, प्रैक्टिस होगी चर्च जाना है। हम इस्लाम की बात करें कि भाई कुरान, होली कुरान की बात हो गई, अल्लाह की बात हो गई, मक्का मदीना की बात हो गई, प्रैक्टिस नमाज अदा करनी है, 5 वक्त की जो नमाज है वो नमाज अदा करनी है। हमने क्रिश्चियनिटी में इस जगह देखा, सिखिज़म में देखिए कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब हो गए, अमृतसर स्वर्ण मंदिर हो गया, गुरु नानक जी हो गए, तो ये हो गया। हिंदू में बताइए क्या होगा? कोई ये किताब, कोई रामचरितमानस को कहेगा, कोई क्या नाम है भगवत गीता को कहेगा, कोई रामायण को कहेगा, कोई वेद को कहेगा, कोई सत्यार्थ प्रकाश को कहेगा, कोई उपनिषद को कहेगा, तो बहुत सारी, कोई महाभारत को कहेगा, और बहुत किस्से कहानियाँ भी हैं उनको कहेगा, विष्णु संहिता है ना, शिव महापुराण, गरुड़ पुराण, बहुत सारे ये पुराण भी हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। कोई एक स्थान नहीं है, कोई गंगोत्री यमुना 4 धाम कहेगा, कोई बाबा विश्वनाथ कहेगा, कोई आपका रामेश्वर कहेगा, कोई कहेगा कि चलो भाई वहाँ पे चलो, वहाँ पे जाना है, गया कहेगा। तो सबका मतलब बहुत सारे, एक जगह नहीं है। ना ही गॉड के बारे में है ना, कोई विष्णु में विश्वास कर रहा है, कोई शिव में विश्वास कर रहा है, कोई ब्रह्मा में विश्वास कर रहा है, कोई विष्णु के रूप में विश्वास कर रहा है, राम कृष्ण में विश्वास, मतलब बहुत सारे, कोई प्रकृति को नहीं मान रहा है, कोई निराकार को मान रहा है, कोई ओम, केवल ओम तक सीमित है, ऑर्थोडॉक्स नहीं। तो ब्रिटिश का भी ये नज़रिया कहा जाता है कि भाई हो सकता है कि उनको लगा कि हिंदुओं में रिफॉर्म करना आसान है, दूसरे समाजों में, दूसरे समुदाय में रिफॉर्म करना आसान नहीं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कि भाई नहीं, हमें सुधार नहीं करना, हम जैसे हैं ठीक है, मतलब इस तरह की सोच थी। और ज़्यादातर कहा जाता है कि नहीं, ज़्यादातर सोच उनकी ये थी कि डिवाइड एंड रूल,
कि बांटो, यूनिफिकेशन करेंगे तो फिर यूनिटी आएगी और वो यूनिटी हमको दिक्कत करेगी। तो बांटो और रूल वाली स्थिति थी। बाद में 1941 में बी.एन. राव समिति बनी, इन्होंने संहिताबद्ध करने के लिए बनाया गया, और फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को अपनाया गया। ये बात के हम लोग देखा कि इस टाइप की स्थिति, हालांकि कहानी बहुत सारी है लेकिन उसमें ज़्यादा जाएंगे, हिस्टोरिकल आपको आंसर लिखना भी नहीं है। हल्का सा बेसिक जान लिए, ब्रिटिश और नेहरू और अंबेडकर जी का क्या विवाद था, तो हमने जान ली भाई हिंदू विवाह अधिनियम को लेकर अंबेडकर जी में और नेहरू जी में विवाद भी हुआ था इस बात को लेकर। अंबेडकर जी कहना था कि जब हमारा देश एक सेकुलर स्टेट है तो भाई एक सा कानून लागू करो, उस तरह की बातें भी थी, तो लाना सबके लिए एक साथ लागू, विवाद भी इस बात पे हुआ था। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, कई केसेस में, चाहे वो आपका शाहबानो केस हो, चाहे सरला मुदगल केस हो, चाहे शाहबानो केस हो, सभी में दोस्तों क्या था, कहा था कि यूसीसी आना चाहिए। और शाहबानो केस ज़्यादा फेमस केस होता है, 1985 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दिया कि शाहबानो को क्या दिया जाए, गुजारा भत्ता दिया जाए। एक बुजुर्ग महिला थी, इनको तलाक दिया गया, ये कोर्ट पहुंच गई, कोर्ट ने कहा भाई आपको गुजारा भत्ता देना चाहिए। कोर्ट के डिसीजन के बाद मुस्लिम समुदाय ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट हुए देश भर के अंदर। राजीव गांधी जी ने क्या किया? राजीव गांधी जी ने उन आंदोलन से डरकर सीआरपीसी में ही क्या कर दिया, नया सेक्शन इन्वॉल्व कर दिया। तो यूसीसी फिलहाल यानी कि उस समय लागू ही नहीं हुई, ना वो गुजारा भत्ता दिया गया। उसके बाद और भी केस आए हैं, चाहे वो शाहबानो केस हो, चाहे सरला मुदगल केस हो, इन केसेस में इस तरह की बातें आई हैं कि भाई यूसीसी होना चाहिए। इन केस को भी देखिएगा दोस्तों, पढ़िएगा जरूर, बड़े इंटरेस्टिंग केस है। अब हम यूसीसी के पक्ष में तर्क की बात करें, मैं अलग से एक लेक्चर ले लूँगा सब केसेस के ऊपर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाहता हूँ कि एक टॉपिक पर हम लोग रहे, उस टॉपिक की समझ बनाए। बस इतने समझ याद रखिएगा कि कोर्ट ने कई बार यूसीसी लाने के लिए कहा है। हम यूसीसी के पक्ष में तर्क की बात करें, पहला तर्क पंथ निरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। हालांकि दोस्तों ये भी एक बहस है भारत में आज कि सेकुलरिज्म, कि क्या भारत एक सेकुलर स्टेट है, ये एक बड़ी बहस है आज की डेट में। और आज तो एक नई डिबेट चली है, सेकुलरिज्म वर्सेस नेशनलिज्म, कि आप क्या कहलवाना पसंद करेंगे, सेकुलर या नेशनलिज्म। ये एक डिबेट है, इस पर मैं एक अलग से मेरा मन है कि एक लेक्चर में इस पर भी लूँ जल्दी। अगर आप चाहते हैं ये लेक्चर में रखना कि ये लेक्चर होना चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस कमेंट के आधार पर देखकर ही आपको वो लेक्चर भी दूंगा, है ना। क्योंकि इस तरह के लेक्चर वाकई में डिबेटेबल होते हैं, डिबेट होती रहती है, तो मेरी इच्छा भी है कि ऐसे इश्यूज़ होने चाहिए, डिस्कशन होने चाहिए। एक सेकुलर स्टेट में कहा गया कि विधि निर्माण में धर्म नहीं। अगर हम एक सेकुलर स्टेट की बात करते हैं, रियलिटी में क्या है, तो कोई वेस्ट सेकुलरिज्म थोड़ा अलग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है बेटा, और इसलिए कहा जाता है कि वो जो सेकुलर शब्द ही लगाना गलत थी भारत में, कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम तो सर्वधर्म समभाव की नीति, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। अब मैं हल्का सा बता रहा हूँ ऐसी, लेकिन वहाँ भी हम देखें तो अगर हम सेकुलर स्टेट की बात करते हैं तो पक्षकारों का कहना ये है कि धर्म कभी आधार नहीं होता लॉ मेकिंग में। अगर हम सेकुलर स्टेट को देखते हैं, सेकुलर स्टेट सोशल और इकोनॉमिकल बेस को आधार बनाता है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक को क्या बनाता है, बेस बनाता है, सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को बेस बनाता है। इनका बेस ये है, ना कि धर्म की बात करें। विश्व के जितने भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं, इनमें एक ही कानून है, यानी कि वर्ल्ड के जितने भी आप सेकुलर स्टेट्स को देखेंगे सबका एक ही कानून है। यानी कि वर्ल्ड के जितने भी आपके सेकुलर स्टेट्स हैं सबका एक ही लॉ है, ठीक है। जितने सेकुलर स्टेट्स देखेंगे वहाँ पे अलग अलग नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक धर्म राष्ट्र, दुनिया में दोस्तों 3 तरह के देश आप देखेंगे। एक तो अथिस्ट स्टेट, नास्तिक राज्य, जैसे चाइना है, यूएसएसआर है, क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया है। ये कहते हैं जी हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम तो धर्म का पूरा विरोध करते हैं। तो वहाँ तो धर्म के आधार पर कानून की बात ही नहीं होगी, लो तो एक जैसे ही होगा। फिर एक होता है आपका दोस्तों सेकुलर स्टेट, जैसे मैंने कहा अमेरिका है, ये सब जो कंट्री, ब्रिटेन है, सब सेकुलर, वहाँ भी एक जैसा कानून है। एक और देश होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्टिक स्टेट, यानी कि एक धर्मतंत्र संबंधी राज्य। यहाँ भी दोस्तों क्या होता है कि एक सा कानून, जैसे हम देखें भाई आपका सऊदी है, यूएई है,
ये इस्लामिक नेशंस हैं तो वो इस्लाम के फेथ के अकॉर्डिंग जो लो है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। म्यांमार वो एक बौद्ध रिलीजन है तो वो बौद्ध के फेथ के अकॉर्डिंग, तो वो एक इस धर्म को क्या मानते हैं, अपना स्टेट का रिलीजन मानते हैं, तो वहाँ भी एक सा कानून है। तो उनका कहना ये है कि चाहे आप सेकुलर को देखो, चाहे धर्म संबंधी राज्य को देखो, एथिस्ट को देखो, थेइस्ट को देखो, सब में क्या है, एक ही लॉ है। तो भारत में क्या दिक्कत है एक जैसा लॉ बनाने में? भारत में क्यों नहीं एक जैसा लॉ आना चाहिए? बात तो सही है, तर्क तो सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधान, कि भाई आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 15 हो। 15 क्या बोल रहा है कि भारत में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये धर्म के आधार पर अलग अलग कानून बना के भेदभाव क्यों? क्या ये भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस नहीं है, उल्लंघन नहीं है? बात तो सही है, जायज़ बात है, वह बिल्कुल उल्लंघन है, ये उल्लंघन नहीं होना चाहिए था। आर्टिकल 21, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक लिंग के व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को डिग्निटी के साथ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं ये अधिकार क्या कर रहा है कि आपको जो डिग्निटी का राइट मिला, आपका जो आपको सम्मान से जीने का अधिकार मिला, उसको कहीं ना कहीं छीन रहा है कि भाई हिंदू महिला के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुस्लिम महिला के साथ ये व्यवहार हो रहा है, तो उसकी भी तो डिग्निटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्टेट लेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज ये कहती है कि भाई सभी नागरिक के लिए, कोई भी नागरिक किसी धर्म का हो, सबके लिए समान कानून है। 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेसिडेंट की वही हैं, एक आम नागरिक की वही हैं। हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के सबके लिए क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी सेम है। बोलो हाँ है ना? अब फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि भाई सभी के साथ एक सा व्यवहार, महिलाओं का सम्मान करना है, ये करना है, संविधान का पालन करना है। अब संविधान का जब पालन करना है, संविधान के आदर्शों का पालन करना है, तो वही संविधान आर्टिकल 44 की बात कर रहा है। तो फिर अगर पालन नहीं हो रहा संविधान का, तो कैसे कह दोगे फंडामेंटल ड्यूटी सबके लिए एक है और सब क्या भारत के नागरिक एक हैं? कैसे कह दोगे? ये उनका तर्क है, ये उनका लॉजिक है। आर्टिकल 25 तर्क है जो समर्थन करते हैं भाई आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 हमको क्या अधिकार देता है कि हम अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसके हम पब्लिकली डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, उसका हम प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ ये आर्टिकल 25 दिया, ये एब्सोल्यूट भी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 25(2) में क्या दिया गया है, इसके ऊपर प्रतिबंध दिए गए हैं, यानी कि बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 25(2) में। अगर आप आर्टिकल 25(2) को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्या है बेटा, प्रतिबंध है, प्रोविजंस हैं। तो आर्टिकल 25 में जो प्रतिबंध दिए गए हैं वो ये कहते हैं कि 25 आपका एब्सोल्यूट नहीं है। अब इसको लेके कई बार 25 को लेके विवाद भी होता है। एक तो जब धर्म प्रचार का अधिकार दिया तो लोगों ने कहा हमको धर्मांतरण कराने का भी अधिकार है, तो वो 25 से जुड़ता है। इसके लिए स्टेनिस्लास केस भी है 1977 का, जब क्रिश्चियन मिशनरीज को लेकर बात उठी थी। कोर्ट ने इसमें कहा भी था कि अपने अंतःकरण से कोई व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को स्वीकार करना कर सकता है। भाई मुझे अगर अच्छा लगता है सिखिज्म में, सिखिज्म में चला जाऊं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, पारसी, किसी रिलीजन में चला जाऊं, हिंदुइज्म, किसी रिलीजन में चला जाऊं अपने अंतःकरण अनुसार। लेकिन मैं धर्म का परिवर्तन नहीं करा सकता, किसी को लालच देकर, किसी को धोखा देकर, किसी को ये सब। अब आप कई बार सुनते होंगे, शब्द सुनते होंगे, लव जिहाद वगैरह से की बातें जो आती हैं, वो सब इन्हीं के तहत आती है कि भाई 25 में प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन धोखा देने का, बलपूर्वक, इस तरह की बातें नहीं है। इसके लिए कानून बनाने की बात भी कही गई थी स्टेनिस्लास केस के अंदर कि भाई कानून बनाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, लेकिन तो बना नहीं। कुछ राज्यों ने बनाया है कानून, है ना, कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, कुछ राज्यों ने, लेकिन सेंटर ने अभी तक कानून नहीं बनाया। तो आर्टिकल 25 से अभी जैसे हम बात करें कि हिजाब वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, हिजाब को लेकर बातें हुई थी कि भाई हमें प्रैक्टिस करने का अधिकार है, तो कोर्ट ने कहा भी कि भाई मूल प्रैक्टिस की बात है ना, कि सिख भाई का टर्बन धारण करना वो उनके मूल प्रैक्टिस माने, सिख माने ही तब जाएगा जब उसकी वो मूल प्रैक्टिस होंगी, मूल प्रैक्टिस को लिया जाएगा, वो बात उसमें जुड़ जाती है। तो ये कई सारी बातें क्या उसमें कंट्रोवर्सी चलती रहती है 25 को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे कई बार
जो हिंदू कम्युनिटी की ओर से, यानी कि जो मैजिस्ट्रेट पॉपुलेशंस की ओर से बात कही जाती है कि जो 25(2) के प्रोविजंस है ना, प्रतिबंध हैं, ये केवल हम पर आरोपित होते हैं, दूसरे धर्म पे आरोपित नहीं होते। उनका ये एक भी विरोध रहता है कि जब समान है सब, तो सब पे समान तो वाली बात आनी चाहिए, अलग अलग क्यों लागू होंगे कानून? और हम पर आप क्या करोगे, लागू करोगे, हमारे ट्रस्ट को ले लोगे, हमारे मंदिरों को ले लोगे, तो लेकिन औरों को क्यों नहीं लेंगे? तो ये एक विवाद का कारण बनता है। और सही देखो भाई, क्या होता है, जब सब एक है तो सब एक से रहने चाहिए। स्पेशल क्या होता है? और अगर स्पेशल किसी को मिल रहा है तो फिर हमको भी स्पेशल दो, हमको भी छोड़ो, फिर हमको भी अपने अकॉर्डिंग लॉ से चलने दो, हम पर क्यों आरोपित हो रहा है? तो ये एक विवाद का विषय बन जाता है। वो इस बात को बोलते हैं। बड़ा अच्छा मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें से कि बात तो सही है कि अगर हम ये देखें कि भाई स्पेशल किसी को नहीं देना है, देना है तो सबको देना है। यही बात जम्मू कश्मीर को थी कि भाई 370 क्यों देना है स्पेशल? क्योंकि जिस प्रकार से विलय जम्मू कश्मीर का हुआ, ऐसे ही तो विलय पत्र सारी रियासतों का था, सबका विलय पत्र एक ही था, वही पेपर था, उस पर वही बातें लिखी हुई थी, राजा का नाम, रियासत का नाम, नीचे साइन होते थे, बात खत्म। उसी पेपर के राजा हरि सिंह के साथ में विलय पत्र साइन हुए। फिर बाद में उनके सारे विषय पीवी पास देकर वापस ले लिए गए थे पूरी रियासतों के, कि चलो पीवी पास ले लो, बाकी सब हमको दे दो। बाद में इंदिरा गांधी ने पीवी पास भी खत्म कर दिया। तो सभी के साथ, तो भाई अगर जम्मू कश्मीर को, और फिर देखो क्या होता है, इसमें चीटिंग वीटिंग वाली बात नहीं होती। जब नेशन बिल्डिंग होती है तो कई बार ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं, वहाँ इमोशंस नहीं चलते, जो किसको कैसे कैसे दे देंगे, करना पड़ता है। इस 562 रियासतें जो थी उनको एक साथ इकट्ठे करके लाना, ये बात कुछ ऐसी थी कि किसी की प्रॉपर्टी को लेकर देश की प्रॉपर्टी क्लियर करा देना। अगर आपको आज बोला जाए कि अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी लैंड देश का नाम कर दो, मुश्किल होगी, तो राजाओं से करवाया गया। उसका भी लॉजिक था, भाई राजा कैसे बने? राजा इसी जमीन के संसाधन से तो बने। तो आर्टिकल 39 से वितरणात्मक न्याय करना है, राज्य के संसाधन सभी में समान रूप से वितरित होंगे, उस कॉन्सेप्ट पे। और अगर वो वितरित नहीं हो रहे हैं, असंतुलन बिगड़ रहा है, तो हम उसको टैक्सेशन आदि के माध्यम पुनः वितरण करेंगे, ये आर्टिकल 39 कह रहा है। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं। तो आर्टिकल 25 क्या है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो जो लागू हो सभी के लिए एक जैसा लागू हो, स्पेशल नहीं होना चाहिए किसी को भी। यूसीसी का अभाव होने से क्या होता है बेटा, मिसयूज होते हैं इन सब राइट्स के, पर्सनल लॉ के मिसयूज होते हैं। दूसरा, सामाजिक सुधार करने में दिक्कत होती है, सोशल रिफॉर्म्स करने में दिक्कत होती है। अब होगा क्या, एक कम्युनिटी के लिए सोशल रिफॉर्म करना है, हो गया, दूसरी कम्युनिटी के लिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपना लॉ लेकर आ गए कि हम तो अपने लॉ से चलेंगे, तो इससे दिक्कत हो जाएगी। तो यानी कि जो सामाजिक सुधार करने, सोशल रिफॉर्म्स करने में दिक्कत होती है, स्टेट को तकलीफ होगी, और फिर ये वर्ग विरोध करेगा कि हम पर ही क्यों लाद रहे हो सब बातें, उनको क्यों नहीं। वही बात है कि भाई जम्मू कश्मीर को स्पेशल देना है तो हरियाणा वालों में दिक्कत है, पंजाब को भी दो, हिमाचल को भी दो, कश्मीरी क्यों देंगे, केरल को भी दो, सबको दो, फिर स्पेशल स्टेट ऑफ गुजरात को भी दो। क्वेश्चन तो बात है। तो ये लोग बात उठाते हैं, तो उनकी चर्चा का विषय ये भी है कि भाई हमको भी तो फिर स्पेशल बात। इसमें उनका राष्ट्रवादी भावना को कि एक रूपता आएगी। एक रूपता का मतलब कतई ये नहीं है कि परंपराएं सब एक जैसी हो जाएंगी। अगर वो फेरे लेने का कॉन्सेप्ट है, वरमाला का कॉन्सेप्ट है, अगर आपका तलाक, जो आपका निकाह का जो कॉन्सेप्ट है, या चर्च में जाके जो विवाह करने का कॉन्सेप्ट है, वो झुके तो रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आना है। सब झूठी बातें, सब बकवास की बातें, सब झुके तो रहेंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैंने बता दिया आपको कॉन्सेप्ट। स्टेट तब इन्वॉल्व होगा जब दो लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, जब दो लोगों का व्यक्तिगत जीवन एक तो सार्वजनिक होगा, और सार्वजनिक होने के बाद डिस्प्यूट होगा। भाई आप आपस में मित्र बनाते हैं, चाहे वो महिला मित्र बनाते हैं, पुरुष मित्र बनाते हैं, आपने कोई पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं किया, पब्लिक में जाकर उसकी घोषणा नहीं की कि मेरी सहेली है या मैं इनका सहेला हूँ, ऐसा तो नहीं आपने किया कि मेरी मित्र है और मैं इनका, जो भी आप ऐसे बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में इंग्लिश में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलते हैं, डिक्लेरेशन थोड़ी ना होता है। कभी आपके बीच में कोई संबंधों में खटास आती है तो आप ब्रेकअप कर लेते हैं आपस में, आपसी सहमति से हो जाता है, या नहीं होता तो नंबर ब्लॉक कर जाता है, सिंपल बात खत्म हो गई। लेकिन शादी तो ऐसे नहीं हो रही है ना, कि शादी आप पर्सनली कि भाई मुझे आप पसंद है और मैं आपसे निकाह कबूल करता हूँ, आपसे मैं विवाह कबूल करता हूँ, मेरा आपका विवाह हो गया, कि चांद तारे सब देखकर मैं गवा लेता हूँ, तुम मेरी दुल्हन हो, मैं तुम्हारा सवार हूँ, तुम मेरी वो हो। ऐसा तो नहीं होता। आप पूरा उत्सव मनाते हैं, पूरा एकदम इकट्ठा करते हैं सब लोगों, आओ जी हम शादी कर रहे हैं, है ना,
ढोल ढमाका बजाते हैं, पूरा उत्सव की तरह आपका पूरा पूरा होगा। सब लोग के सामने वरमाला डाली जाएगी, वो सब लोग आपके गवाह हो गए, आप उनको साक्षी मानकर शादी कर रहे हैं। फिर उनसे आप आशीर्वाद ले रहे हैं कि हाँ जी हम साक्षी मानकर ईश्वर को साक्षी मानते हैं, अग्नि को साक्षी मानते हैं। सब लोग उस साक्षी भाव में आपके साथ कि हाँ भाई इन्होंने साक्षी मान के शादी करी है, वो आपके गवाह हो गए एक तरीके से। अब जब सबके सामने हो गए तो आपका सोशल स्टेटस हो गया। पहले वाला स्टेटस तो आप भले 10 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मेंटेन कर रहे हो, लेकिन पब्लिकली कह सकते हैं आई एम सिंगल। लेकिन शादी करने के बाद आप सिंगल नहीं कह सकते। अब उस संबंध को अगर टूटेगा तो सार्वजनिक जीवन में यानी कि सामाजिक जीवन में दिक्कतें पैदा होंगी, है ना। सब पूछेंगे क्या बात हुई, अब किस किस को बताओगे, है ना। सब लोग पूछेंगे क्या बात हुई, कैसे हुई, तो बताना भारी हो जाएगा। तो आपका वो सार्वजनिक जीवन में जब बातें ओपन होंगी तो आपकी पर्सनल लाइफ प्रभावित होती है, इंटरलिंक होती है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है सब चीज़ प्रभावित होती है, तो वो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो बात ये है कि यानी कि जो सोशल रिफॉर्म्स हैं वो आने चाहिए, और दूसरा यूनिफिकेशन से आने चाहिए, एक रूपता से आने चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। अब राज्य को रिफॉर्म करना तो हो नहीं पाता, और फिर एक रूपता होगी, यानी कि एक रूपता, देश एक है, तो जब देश एक है तो जनता के लिए लो एक है, यूनिफिकेशन होगा, हम सब एक जैसे होंगे, सबके लिए जैसे लो होगा। तो फिर यही तो बेटा होता है, धीरे धीरे जब हमारे सबके लिए जैसी बातें होंगी तो इससे कहीं ना कहीं एकता की भावना ज़्यादा पैदा होती है। नहीं तो अलग अलग चीज़ें होने से क्या होता है, कश्मीर में आज से 10-15 साल में दिक्कत नहीं रहेगी, अगली जनरेशन आएगी सब भूले हुए आएंगे। भाई आप सोचिए, हैदराबाद, जूनागढ़, ऐसी बहुत सारी रियासतों को जब मिलाया गया तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी तो होगा ना कि हम अलग हैं, लेकिन आज सब एक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक वो सब चीज़ें खत्म हो गई। अगली जब खत्म हो 15-20 साल का होता है जो कुछ होता है, क्योंकि जहां अगली पीढ़ी प्रभाव में आने शुरू हुई वो उसे क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, जो आप बताओगे, लेकिन उसमें भुगता थोड़ी होता। 47 में क्या हुआ, जिन्होंने आंखों से देखा है, जिन्होंने आंखों से देखा है कि किस प्रकार मानवता ने नाच किया था, हाँ कि ना, वो जाने दर्द क्या होते, पीड़ा क्या होती है। हम तो किताबों में पढ़ रहे हैं, ये हम कुछ मूवीज देख लेते हैं, गदर वगैरह मूवी देख ले रहे हैं, उसमें दिखा दिया गया, लेकिन जिसने वो फील किया, वो दर्द, वो पीड़ा जिसने सहा है, तो दर्द जाकर उससे पूछ जिसने उस दर्द को भुगता है, जिसने उस दर्द को देखा है अपनी आंखों से, जिसके साथ वो हुआ है, वो बताएगा कि दर्द की दास्तां क्या है, हाँ या ना, हम क्या जाने। क्लियर, चलिए, तो एक रूपता आएगी। फिर बेटा कानूनों में सरलता, विवाह, विरासत, सभी बेटा जो जटिलताएं हैं कि कानून में चेंज करना है, तो अब हिंदू विवाह में अलग से चेंज करना है, शरीयत लो में अलग से करना है, क्रिश्चियनिटी में अलग करना है, पारसी, जीव सब में दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, सबके लिए जैसा नियम लागू होगा, बात खत्म। लेकिन जहां दोस्तों इसका पक्ष है वहीं इसका विरोध भी है। विरोधी क्या बोलते हैं, विरोधी ये कहते हैं कि ये राजनीति है और सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में ये हो रहा है। सांप्रदायिक राजनीति के लिए 2-3 नाम आते भी हैं, ओवैसी हैं, बीजेपी का नाम आ जाता है कि भाई बीजेपी जो है प्रारंभ से ही सांप्रदायिक राजनीति करती है ना। और उसमें क्या है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, मैनिफेस्टो में क्या आपका कि हम राम मंदिर, 370 और यूसीसी का मुद्दा, कि वो हिंदू वोट बैंक के लिए कि देखो हम यूसीसी लाएंगे, सबके लिए जैसा कानून बना देंगे, सबके लिए जैसा नियम होगा, हमको वोट दो। तो ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिक राजनीति। लेकिन बात ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति की बात इसलिए क्योंकि आर्टिकल 44 भाई ये कह रहा है ना कि राज्य को लाना है, राज्य को लाना है। अब राजनीतिक पार्टी बेटा ठीक है, राजनीतिक पार्टी इसका यूज तो करेगी, कोई भी पार्टी, मैं कहता हूँ कि भाई कोई भी पार्टी है, करना नहीं चाहिए, लेकिन ये अच्छी अच्छी बातें पॉलिटिकल पार्टी के सामने रखो और कहो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे वो? नैतिकता राजनीति के सामने दम तोड़ देती है, सत्य यही है ना। तो नैतिकता की बातें नहीं चलती कि हम ये अपेक्षा करें वो करें। मुद्दे होंगे ना सबके पास, किन मुद्दों पे लोग पास जाएंगे? गरीबी खत्म करेंगे, उन्होंने कहते ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, पहले एक तो हो, बाकी सब चीज़ें तो होती रहेंगी, वो तो हो भी रही हैं। वो कहते हैं कि देखो हम 10% गरीबी खत्म कर दी, हमने 15% गरीबी कर दी, हम 13% गरीबी खत्म कर दी, हमने ये कर दिया, हमने भारत में इतना पैसा ला दिया, इतने रोजगार ला दिए, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी केवल आर्थिक रिफॉर्म होंगे, सोशल रिफॉर्म्स भी होंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी होंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात भी होगी,
एक राष्ट्र एक टैक्स की बात भी होगी, एक राष्ट्र एक कानून की बात भी होगी। ये वो अपने तर्क देते हैं कि सांप्रदायिक राजनीति का हम पर क्या एलिगेशन गलत है। उनका कहना है बहुसंख्यकवाद को थोपना। देखिए, बहुसंख्यकवाद तब थोपा जाता है कि जब परंपराएं एक सी होती। इसमें कोई बहुसंख्यकवाद को थोपने वाली बात ही नहीं है। और दूसरी बात, बहुमत है ना, बहुमत का शासन है। जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में जो बहुमत कहेगा वो होगा। एक तो ये बात भी है, लेकिन साथ में गणतंत्र भी है, इंडिविजुअल के वेलफेयर की जिम्मेदारी भी, इंडिविजुअल के कल्याण की जिम्मेदारी भी राज्य ले रहा है। तो हम बहुसंख्यकवाद को थोपने की बात तब बनती जब हम ये कहते हैं कि आपकी परंपराएं भी सब एक जैसी हो जाएंगी, कि आपको सबको फेरे लेकर शादी करनी होगी, तब ये आपको निकाह करके जो कबूल वाली प्रक्रिया, मस्जिद आपका चर्च में जाके जो प्रक्रिया, वो प्रक्रिया पालन करनी होगी। ऐसा तो नहीं हो रहा है। सबके अपने परंपराएं रहेंगी, आपके व्यक्तिगत जीवन में नहीं आएगी कोई बात। बात तब आएगी जब दो के बीच में सार्वजनिक जीवन में आने के बाद टकराव होगा, टेंशन्स होंगे, या कोई दिक्कत। जैसे आपका संपत्ति का मैटर है, भाई हर समय बनाई गई थी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने वो सोच में बनाई थी, लेकिन जब वो दिक्कत हो रही, डिस्प्यूट्स हो रही हैं, तो राज्य बीच में इन्वॉल्व हो रहा है। तो बहुसंख्यकवाद को थोपना नहीं, मतलब इसको उनका तर्क ही है। संवैधानिक प्रावधान कि आर्टिकल 25 धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। बात ये मैं बता भी चुका हूँ कि आर्टिकल 25 धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं है कि अगर आप कोई ऐसा कार्य करेंगे तो आर्टिकल 25(2) में लिखा है कि राज्य की मर्यादा के लिए आप पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आर्टिकल 14 के विपरीत है, समानता की अवधारणा के विरुद्ध। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 14 ये कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। कानून की नज़र में सभी समान हैं और समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार। लेकिन ये जो आर्टिकल 14 में जो दूसरी शब्दावली है कि समान है ना, विधि का समान संरक्षण, इसमें समानों के साथ समान, तो समान की कैटेगरी कैसे होगी? इसमें तो लिखा है ना, क्या लिखा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। फिर आपका जो क्लासिफिकेशन होगा, आर्टिकल 14 ये भी कहता है जो क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन भी युक्तियुक्त होगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, सभी टू व्हीलर के लिए कह दिया गया कि सब हेलमेट लगाएंगे। अब एक बोले जी मैं तो 15 लाख के बाइक चला रहा हूं, हार्ले डेविडसन, इसमें तो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं, मुझे क्या जरूरत है, मेरी गाड़ी तो पलटेगी नहीं, ना ही गिरेगी, मुझे क्या जरूरत है हेलमेट लगाने की। हेलमेट लगाए स्प्लेंडर वाले, हेलमेट लगाए बुलेट वाले। बुलेट वाला बोला जी मुझे क्या जरूरत है हेलमेट लगाने की, मेरी तो जब बुलेट चलती है आवाज से लोग साइड दे देते हैं, तो मेरे तो गिरने की गुंजाइश ही नहीं है ना। सब लोग तर्क देंगे ऐसे थोड़ी नहीं, भाई नियम बना दिया। हाँ, अब क्लासिफिकेशन हुआ। क्लासिफिकेशन कब हुआ? जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स आई। कहा ठीक है भाई ये टू व्हीलर हम इसको लग सकते हैं, इसको हेलमेट लगाने की उस समय जरूरत नहीं है, आज तो उसमें भी हेलमेट का कंपलसरी कर दिया, मैंडेट कर दिया। अब साइकिल में आप देखो, साइकिल में हेलमेट की जरूरत नहीं है, लेकिन साइकिल में भी क्या हुआ, जब आपका क्लासिफिकेशन हुआ तो जो आपकी रेसर बाइक साइकिल्स होती हैं, जिनमें आपका जो गियर वाले जिनको बोलते हैं, जो रेस में काम हम लोग करते हैं चलाने में, उस पर हेलमेट कर दिया कंपलसरी। लेकिन वो हेलमेट बाइक्स वाला नहीं कि उसमें कान कवर नहीं होने चाहिए, ऐसी आपकी साइकिल आप उसका हेलमेट लगाएंगे। तो कहने की बात यह है कि क्लासिफिकेशन होगा, आर्टिकल 14 का पालन होगा, समानो समान व्यवहार होगा, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक, रैशनैलिटी होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट बोले हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि भाई जो आपका एसटी है, एसटी होगा कि एससी कम्युनिटी के लिए कैसे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला देंगे? भाई एसटी कम्युनिटी के जो परंपरा है, मान्यता है, क्या वो कॉमन स्ट्रीम में है? भाई एसटी को तो पहले से शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 के अंदर लेके चला जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि भाई अभी कॉमन स्ट्रीम में नहीं आए हैं, धीरे धीरे आएंगे या नहीं आएंगे वो एक अलग विषय है। एसटी कम्युनिटी का जनजाति कॉन्सेप्ट अलग है। भाई हम 4 टर्मिनोलॉजी देखते हैं, जाति, जनजाति, प्रजाति और निर्जाति। तो जो जाति है और निर्जाति वो तो कॉमन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं ना, प्रजाति भी कॉमन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, जनजाति कॉमन स्ट्रीम से नहीं जुड़ा हुआ है। तो उससे तुलना कैसी? ये तो रीजनेबल हो गया ना बात, यानी कि तर्क बात होगी, रैशनैलिटी हो गई कि हम जनजाति को कैसे ले लेंगे, उनकी बिल्कुल मान्यता अलग, रहन सहन अलग, सोच विचार अलग। तो जो कॉमन स्ट्रीम में है, जैसे मान लीजिए मुझे देखकर आप बता सकते हैं कि मैं किस जाति का हूं, मैं किस धर्म का हूं, मेरे नाम से आप पकड़ पा रहे हैं कि मैं फलाना धर्म का हूं, बोलो हाँ है ना।
नाम में अगर मेरे सरनेम नहीं लगा हुआ है, निपुण आलम्बाइन में अपना नाम बता रहा हूं और आपने सुना निपुण आलम्बाइन मेरा नाम है, तो क्या पहचान दो कि मेरी जाति क्या है, क्या दिख के पता चल रहा है? वही रहन सहन, वही खान पीन, वही बोलचाल, सब चीज़ें सेम सेम है। तो कॉमन स्ट्रीम के लोगों की तुलना जहाँ पर आपकी यूनिफिकेशन होना चाहिए, उसकी एसटी समुदाय से करना गलत बात है। वो एक अपना समुदाय है, वहाँ पर अपना एक क्लासिफिकेशन है, वहाँ पर एक अपनी परंपराएं हैं, वो एक अलग सिस्टम से हम लोग लेके चल रहे हैं। तो कहा उससे तुलना करना ठीक नहीं है, ये तर्क संगत नहीं है, लॉजिकली नहीं है। समवर्ती सूची, एक लॉजिक ये है कि भाई जो शादी विवाह का मैटर है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची हम जानते हैं, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र के कानून के साथ गतिरोध उत्पन्न होगा राज्य के कानून का, तो केंद्र का कानून मान्य होगा, और केंद्र का कानून बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, वो पूरे देश में एक जैसा रहेगा। इससे भी क्या होगा, यूनिफिकेशन आएगा। अब पता चला कि हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, शादी के नियम कुछ और हैं, दूसरे में जा रहे तो वहाँ उत्तराधिकार के नियम कुछ और हैं, कहीं और जा रहे तो वहाँ पे कुछ और नियम है। ऐसा तो दिक्कत, एक देश में बन जाएगा तो सभी यूनिफिकेशन आएगा कि हाँ भाई सब जगह एक से नियम है। अनुसूची 5 और 6 के प्रावधान की एसटी समुदाय में कैसे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों, ये तो हमने पक्ष और विपक्ष को जाना। अब बात है कंक्लूजन में क्या लिखना है। देखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, हम ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हैं, यानी ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स के लिए सिंपली सा मैं बोलता हूँ कि एक तो संविधान को पकड़ लो, कभी संविधान को नहीं छोड़ना है। दूसरा, लोकतंत्र को पकड़ लो। ये दो बात ऐसी पकड़ो और उसको समझने का प्रयास करना है। दूसरा, हमेशा कानून का समर्थन करना है। देखो, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम सोशल रिफॉर्म्स करेंगे, सामाजिक सुधार लाएंगे, नैतिकता लोगों को सिखाएंगे, सही हो जाएगा। ये सब ना थोड़ा सा ना रोमांटिक सी बातें होती हैं। परिवर्तन आता है कानून से, परिवर्तन आता है कानून से, सती प्रथा खत्म हुई कानून से, बाल विवाह रुका कानून से, लो से, सोशल रिफॉर्म से नहीं होता। आप लेके खड़े हो जाइए कि सब लोग हेलमेट लगाओ, सब लोग हेलमेट लगाओ। मैं जब छोटा था तो टीवी पे एक विज्ञापन आया करता था। विज्ञापन ये था कि 2 नारियल हुआ करते थे, ऊपर से एक हथौड़ा आया करता था, और जिस पे हेलमेट पे नारियल, मतलब नारियल पर हेलमेट नहीं होता था, वो नारियल टूट जाया करता था, और जिस पे हेलमेट होता था वो हेलमेट नारियल टूटता नहीं था। फिर नीचे लिखा था, सिर आपका नारियल के समान है, हेलमेट लगाओ। किसी ने लगाया। फिर वैधानिक चेतावनी आने लगी, फिर 50 रुपये का फाइन चला, तब लोगों ने कुछ न शुरू किया। फिर अब 1000 रुपये फाइन है तो सब लोग लगाते हैं। वो बात अलग है, कोने के लिए हेलमेट हो अलग विषय है, लेकिन फिर भी सब हेलमेट लगाते हैं। तो परिवर्तन हमेशा किससे आता है? कानून से आता है, नैतिकता से। ये अच्छी अच्छी बातों से नहीं आता। अगर ऐसा आना होता तो कभी का आगे होता। ये तो टकराव था गांधी जी का और अम्बेडकर जी का। अम्बेडकर जी कहते थे, गांधी जी कहते सामाजिक सुधार करेंगे उससे रिफॉर्म आएगा। अम्बेडकर नहीं साहब, नहीं आएगा। सुधार आता है, चेंजेज आते हैं कानून से आते हैं। कोई नहीं पालन करता दंड का प्रावधान है। सब लोग अच्छे हो जाएं तो जनाब राज्य की जरूरत ना पड़े, पुलिस की जरूरत ही नहीं है। फिर सब समझ जाएं कि भाई रेड लाइट का मतलब रुकना। अगर पुलिस ना हो और कैमरा ना लगा हो तो सब मारते ना पास, सिंपल सी बात है। तो नैतिकता नहीं है, कानून बनाना पड़ेगा। इसमें तो आप एकदम स्टैंड लीजिएगा। पहले ही लाइन आप लिखेंगे निष्कर्ष में कि देखिए वैसे तो बात है रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन अब तक तो हो नहीं पाए। तो कानून जरूरी है, क्योंकि कानून से ही क्या होता है, समाज में परिवर्तन आता है, बगैर कानून के नहीं। और ये एक ब्यूरोक्रेट्स की लैंग्वेज भी होनी चाहिए, पहली बात। फिर संविधान कहता है, संविधान का आर्टिकल 44 कहता है, ये मैं आपको बताया हूँ भी पूरी कहानी कि भाई आपका 44 की मैंने बातें आपको पूरी बताई। तो उस बात की आप अपील करेंगे कि 44 कहा गया है, और फिर आप BN राव का जिक्र कर सकते हैं, ये आप बात बोल सकते हैं। फिर हम उसके बाद बात करेंगे दोस्तों किसकी, लेकिन अब थोड़ा सा लिबरल हो जाना है। पहले तो मजबूती से बात को रखा, फिर लिबरल कैसे हो जाना है कि लोकतांत्रिक हो, डेमोक्रेटिक तरीके से हो। थोड़ा सा इसको हम ये कर सकते हैं, समाज में समझाने बुझाने का प्रयास करें, लेकिन वो भी संभावनाएं नहीं, क्योंकि रिजिडनेस ज़्यादा है। 85 से भी आपने देखा तो वो उससे एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है। तो उसमें हम ये कह सकते हैं चरणबद्ध तरीके से इसको क्या किया जाए, लागू किया जाए। हालांकि लोग विरोध ये करते हैं कि भाई चरणबद्ध तरीके से नहीं होना, जो होना एक बार हो जाए, कि यूं बार बार सुलग कर जलने से अच्छा है जो होना है एक बार ही धुआं हो जाने दो। तो कहते जो होना एक बार हो जाए, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत अग्रेसिवनेस दिख रही है। तो आप कहिए कि उसको एक चरणबद्ध तरीके से लागू किया सकता है, यानी कि एक चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे उसको क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है UCC आना चाहिए, इससे लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होगी और मजबूती से।
जो हमारा सेकुलर जैसा कॉन्सेप्ट वाली बातें वो मजबूत होंगी, सामाजिक सुधार करने में आसानी होगी। तो इन बातों को दलील देते हुए आप अंत में मेरा क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। और एक बात और, मैं इसमें लास्ट एक बात ये कहूँगा कि देखिए, धार्मिक रूढ़िवादिता, हम ऐसा जिक्र न करें कि हम कोई धार्मिक रूढ़िवादिता कर रहे हैं, हम कोई समाज सुधार की बातें इस तरह से, मतलब धार्मिक रूढ़ी को, क्योंकि हम किसी भी समुदाय के बारे में अगर ये कहेंगे कि धार्मिक रूढ़ी है और ये पिछड़ापन है, ये थोड़ा सा क्या होता है, किसी भी समुदाय को बुरा लग सकता है। तो हम कह सकते हैं हम तो लोक हित में कर रहे हैं, हम तो पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं, हर व्यक्ति का जीवन बेहतर हो उसके लिए कर रहे हैं, किसी के साथ जो मिसयूज हो उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। और दूसरा मैं एक अपनी ओर से देता हूँ कि कोई भी समुदाय यूसीसी लागू हो तो इसको विक्ट्री या अपनी हार के रूप में न ले कि हम जीत गए, जो हम चाहते थे हमने कर दिखाया, फलाना हमने कहा था, वादा किया था 70 साल पहले कि हम ये लाएंगे, हम वो करेंगे, हमने कर दिखाया। उससे का भी करना क्या होता है, दिक्कत होती है। उससे क्या दूसरा समुदाय में कहीं ना कहीं कि नहीं ये हम गलत हो गया, हम हार गए, तो वो जो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो एक शांतिपूर्ण तरीके से एक चर्चा के माध्यम से होना चाहिए। ऐसी बातें लिखकर आप अपने प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि उत्तर हमेशा मजबूत भी होना चाहिए, आपकी बात बहुत मजबूती से रखी भी जाए और संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायरे में हो। कहीं भी ऐसा ना दिखाई दे, ऐसा ना लगे कि आप किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप बायस हैं, है ना, आप किसी समुदाय के प्रति एकदम घृणा या प्रेम से भरे पड़े हैं। तो उस तरह की चीज़ नहीं दिखनी चाहिए, एकदम एक रैशनलिटी के साथ आप चीज़ों को लिखें। तो इतना ही। और भी कोई विषय है इस पर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उन सब पे चर्चा करूँगा। अनअकैडमी पे दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, एस्से और एथिक्स। आप कोई भी विषय पढ़ना चाहें तो आप अनअकैडमी पे जुड़ें, हमारे ऐप पर आएँ। डिस्क्रिप्शन में मेरे लेक्चर्स के, चाहे वो प्लस क्लास हो चाहे मेरा स्पेशल क्लासेस हो, सबका लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। कोई भी कोर्स आपको परचेज़ करना है तो आप ऐसे ही कोर्स परचेज मत कीजिएगा, आप ये कोड यूज़ कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिलेंगे, बहुत सारे ऑफर मिलेंगे, उनका आपको लाभ उठाना है। तो आइए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।